Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and principal Medtech College of Nursing and Allied Health Science, Dira Parwadi. Today we will discuss about nutritional considerations in infancy and preschool year. Nutrition semester 2. ठीक है, this is the I think unit number 2. ठीक है, इट्स अबाउट द हम न्यूट्रिशन, इससे जो पहले यूनिट्स में हमने बात की थी मैटरनल न्यूट्रिशन के बारे में कि मैटरनल न्यूट्रिशन है क्या, ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, हम कौन से जो एज वोमेंस है उसको हम देते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उस पर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इन्फेंट एंड प्री स्कूल। इन्फेंट क्या है, इन्फेंसी हम किसको कहते हैं, कौन से एज वाली चाइल्ड ऐसे है जिसको हम इन्फेंट कहेंगे। एक 28 डेज तक जो होता है बेबी उसको हम क्या कहते हैं, न्यूनेट। ठीक है, उसमें एक अर्ली न्यूनेट है जो फर्स्ट 7 डेज को हम अर्ली न्यूनेट कहते हैं, और फिर 28 डेज तक हम उसको लेट न्यूनेट कहते हैं। फिर 28 डेज से लेकर 1 ईयर तक जो चाइल्ड होता है उसको हम कहते हैं इन्फेंट। ठीक है, और फिर 3 ईयर तक हम उसको क्या कहते हैं, टॉडलर, और फिर 3 से लेकर 6 ईयर तक हम उसको प्री स्कूल चाइल्ड कहते हैं, और 6 से लेकर 12 ईयर तक हम उसको क्या कहते हैं, स्कूल चाइल्ड कहते हैं, और फिर 13 से लेकर 19 तक हम उसको 10 एज जो कहते हैं। फिर इसके बाद एडल्ट आते हैं और फिर ओल्ड और इस तरह। ठीक है, तो मतलब यह है कि इन्फेंट और इसके बाद जो फ्री स्कूल कितने हैं, 3 से लेकर 6 ईयर आते हैं एज तक। लेकिन इसमें जो मोस्टली अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो वो किस चीज़ के लिए है, इन्फेंसी के लिए। 6 मंथ तक तो बिल्कुल एग्जेसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए, इसके बाद जो है फिर आप वेनिंग डाइट स्टार्ट कर सकते हैं। सही है। सो फर्स्ट वी विल सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आफ्टर दिस लेक्चर टू आइडेंटिफाई द बेस्ट जो फीडिंग ऑप्शन है फॉर द इन्फेंट एंड डिफरेंट सर्कमस्टांसेस इन पाकिस्तान। ठीक है, कि जो बेस्ट फीडिंग ऑप्शन हमारे पास क्या है हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है आइडेंटिफाई द मेजर न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर एंड स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट एंड मैनेज देम इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स। ठीक है, मतलब यह है कि कौन से ऐसे न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर है, ठीक है, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, न सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे बल्कि हम उसको प्रिवेंट भी करेंगे कि किस तरह हम उसको जो रिस्क फैक्टर है या उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं या हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। फिर डिस्कस द वेनिंग है क्या, ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे। फ्री रेक्टर फीड्स क्या है उसको डिस्कस करेंगे, और ऐसे फूड्स टू इंट्रोड्यूस विद द क्वांटिटी एंड टाइप्स। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो काउंसलिंग है मदर रिगार्डिंग न्यूट्रिशनल केयर ऑफ द चिल्ड्रन, जो मदर है उसको हम क्या करेंगे, उसके हम काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मदर आजकल जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। फार्मूला मिल्क पे ज़्यादातर जो बेबी है वो है, तो हम नर्स का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप उसकी काउंसलिंग करें, आप उसकी एडवांटेज के बारे में बता दें। देख, ब्रेस्ट फीडिंग की एडवांटेज सिर्फ नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड, उसकी जो मदर्स है ना उसके लिए भी उसकी एडवांटेज है। और आई थिंक जो मेटरनल न्यूट्रिशन में हमने उसको थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था कि कौन सी एडवांटेज है फॉर द मदर एंड कौन सी एडवांटेज फॉर द बेबीज। ठीक है, अब बेस्ट फीडिंग ऑप्शन है क्या, ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या है बेस्ट फीडिंग ऑप्शन, ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट फॉर द बेबी एंड शुड बी द फर्स्ट चॉइस। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि जो बेस्ट फीडिंग ऑप्शन है तो वो क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग है, और ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, इट शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। एक बात याद रखें कि आपके पास एक ही चॉइस है, वो क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग। लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई भी ऐसे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो बेबीज़ हैं उसके जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन वो पूरे नहीं होते, तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग के साथ आप फार्मूला फूड भी जा सकते हैं। ठीक है, फार्मूला मिल्क, लेकिन स्टिल भी आप क्या दोगे, सबसे पहले ब्रेस्ट मिल्क। और इसके जो फीडिंग है उसका फिर मतलब टेक्निक क्या है कि सबसे पहले आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग देंगे, इसके बाद आप फार्मूला मिल्क देंगे। सही है, फार्मूला मिल्क आपने पहले नहीं देना है, आप पहले क्या देंगे, ब्रेस्ट फीडिंग, और इसके बाद फिर आपने क्या करना है, फार्मूला मिल्क। सही है, तो फार्मूला फीडिंग इज आल्सो एन ऑप्शन इफ देयर आर सोशल, मेडिकल और अदर कंस्ट्रेंट। अगर कोई ऐसे लिमिटेशन है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे मतलब कोई और प्रॉब्लम हो, तो आपके पास एक और ऑप्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला फीड।
सोशल क्या मतलब कांस्टेंट हो सकता है? सोशल क्या कांस्टेंट हो सकते हैं जी? क्या हो सकते हैं? पब्लिक प्लेस हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लैक ऑफ प्राइवेसी, ऐसी जगह जहाँ पे वो फीडिंग करवा नहीं सकते, ठीक है। या कोई मेडिकल कोई प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, या कोई ट्यूमर है ब्रेस्ट पे, दोनों पे, तो आप, या कोई अल्सर है, ठीक है, तो उसको कांस्टेंट कहते हैं। तो उस टाइम आप जो है फार्मूला फीडिंग पे जा सकते हैं। दिस इज आल्सो ऑप्शन। दोनों ऑप्शन है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ब्रेस्ट मिल्क है, ठीक है। मदर शुड ट्राई टू ब्रेस्ट फीड at least in the initial 3 to 4 weeks, as most healthy antibiotics are transferred in the initial days, ठीक है। मदर को हमने ये काउंसलिंग देने हैं कि जो फर्स्ट 3 to 4 वीक्स है, इट्स मीन कि फर्स्ट मंथ, उसमें आपने जितना ज़्यादा अपने बच्चे को फीड करवा सकते हो तो आपने करने क्यों, क्योंकि इन दिनों में सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडीज़ है वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द मदर टू जो बेबीज़ है। और कौन से एंटीबॉडीज? अमीनोग्लोबुलिन ए, जो मिल्क में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ए फार्मूला फीडिंग इज अनएवॉइडेबल, मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप फार्मूला फीडिंग को अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? जिस तरह मैंने अभी आपको बता दिया कि कंबाइनिंग इट विद द ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंसिडर, ठीक है, बट द ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन फर्स्ट फॉलो बाय द फार्मूला फीडिंग इन दिस केस। मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप दोनों को कंबाइन दे रही है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग के साथ आप फार्मूला मिल्क भी दे रही है, तो सबसे पहले आपने कौन सी फीडिंग देनी है बेबी को? जी, ब्रेस्ट फीडिंग, और इसके बाद फार्मूला, ठीक है। इफ यू प्लान टू यूज फार्मूला और ओकेशनल फीडिंग, लिमिटेड बोतल टू 1 for 24 hour टू अवॉइड क्या है? स्लोइंग योर मिल्क प्रोडक्शन। अगर आपने देनी भी है इन्फेंट को, तो एटलीस्ट आपने कितनी देने हैं 24 आवर में? 1 बोतल। क्यों आपने उसको लिमिट करने हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा आप बेबीज जो या जो चाइल्ड है उसको आप ब्रेस्ट की तरफ लेकर आओगे और वो सेकिंग करेंगे, तो इससे जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो मतलब अपने बेबी को भी टाइम देना है, तो डेट्स वाई जो बोतल फीडिंग है इट शुड बी लिमिटेड 24 आवर में। मैक्सिमम कितनी देनी चाहिए आपको? 1। इनफेंट फीडिंग क्या है? ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिशन फॉर द इन्फेंट एज इट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स एज अ बेबी नीड, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क में सारे वो न्यूट्रिएंट्स है जो बेबीज को रिक्वायर है। आगे हम पढ़ेंगे ना, देख, जब इनिशियल स्टेज पे होते हैं ना, तो जो ब्रेस्ट मिल्क में उसमें प्रोटीन कम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर काउ मिल्क, क्योंकि उसकी जो किडनी है, लीवर है, वो इतनी मेच्योर नहीं होते, लेकिन अगर काउ मिल्क की आप बात करें तो उसमें प्रोटीन हाई होते हैं, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की चीज़ें कम होते हैं, तो वो किडनी को क्या कर सकते हैं? डैमेज कर सकते हैं। लेकिन हमारी मेस कंसेप्ट है कि हम जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है? काउ मिल्क। हालांकि काउ मिल्क इज़ वेरी डेंजरस फॉर द इनिशियल डेज की अगर हम बात करें तो नहीं देनी चाहिए, ठीक है। क्या है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। जिस तरह हमने कहा ना, क्यों? क्योंकि ये जो 6 मंथ है, जिस तरह हमने पहले अभी बात की कि उसमें जो 3 to 4 वीक क्या है, उसमें हाई एंटीबॉडीज हैं। इसके बाद जो 6 मंथ है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। 6 मंथ के बाद कुछ थ्योरी ये भी कहते हैं कि 4 to 6 मंथ, ठीक है, इसके बाद आप वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब सेरेलैक जो आते हैं, या जो चावल की वो आप देते हैं, या मतलब पोटैटो वगैरह, या जो वेजिटेबल हैं वो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट लिक्विड फूड फिर आप उसको दे सकते हैं, और उसको क्या कहते हैं? वेनिंग कहते हैं। लेकिन जो फर्स्ट 6 मंथ है उसमें आपने एक्सक्लेसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाने हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग हो। इसके बाद क्या करना है? बिकॉज वाई? टू अवॉइड द प्रॉब्लम, बिकॉज अम्यूनोग्लोबुलिन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं? इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो सकते हैं, क्योंकि जो एंटीबॉडीज आपको मिल रही है आपके मदर से, अगर आप फीडिंग नहीं ले रहे तो मतलब वो नहीं मिलेगा। आपको जीआईटी प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि काउ मिल्क जो है वो इतनी इजीली आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। रीनल प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होते हैं जो आपकी किडनी को डैमेज कर सकते हैं।
ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू बिहाइंड द फर्स्ट 6 मंथ। अब 6 मंथ के बाद ऐसा नहीं है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप कर ले, ठीक है, आप उसको और भी कंटिन्यू कर ले। किसके साथ? विद क्या है? विद एपिपुरेट फूड, मतलब जो वेनिंग है इसके साथ, मतलब आप सेरेलेक भी दे रहे हैं लेकिन इसके साथ आप ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा रहे हैं। नो डाउट उसकी फ्रीक्वेंसी आप कम कर रहे हैं लेकिन पीर स्टेल भी आप करवा रहे हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग के एक और भी एडवांटेज है जो हमने उसमें पढ़ा था कि दिस इज अ नेचुरल फैमिली प्लानिंग है, ठीक है। जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो तब तक मोस्टली जो फीमेल होते हैं एमोन्यूरिया के साथ होते हैं, ठीक है, तो मतलब उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम होते हैं। तो नेचुरल आप कह सकते हैं कि दिस इज आल्सो क्या है? फैमिली प्लानिंग है। क्लियर? The cow milk should not be used as the man drank before 1 year। ये MCQs में आ सकता है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। काउ मिल्क कब नहीं देनी चाहिए, कब तक नहीं देना चाहिए? जो फर्स्ट 1 year है उसमें अपने काउ मिल्क को क्या करना है? अवॉइड करना है। तो ये MCQs में आ सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट। एडवांटेज ऑफ अ ह्यूमन मिल्क क्या है, यानी मदर मिल्क की हम बात करें या ब्रेस्ट मिल्क की बात करें तो इसके क्या एडवांटेज है? सबसे पहले है इम्यूनिटी, क्योंकि हमने पहले भी ये डिस्कस कर दिया कि जो फर्स्ट 3-4 जो वीक है उसमें रिच इम्यूनोग्लोबुलिन ए है उसमें, ठीक है। और कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट मीन्स तैयार फीड आपको मिल रहा है, उसके लिए आपने कुछ करना नहीं है, ठीक है, आसानी से मिल रहे हैं, इजीली अवेलेबल है, सही है। लो कास्ट, उसका कोई खर्चा है नहीं, सही है। क्लीन है, क्योंकि देख जो ब्रेस्ट मिल्क है ना दिस इज फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बिल्कुल क्लीन है, नेचुरली क्लीन है, ठीक है। कंपोजिशन, इसकी जो कंपोजिशन है मतलब उसमें सारे वो न्यूट्रिएंट्स शामिल है जो बेबीज को रिक्वायर है। और क्या है? फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन, क्योंकि उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो इजीली अब्जॉर्ब हो सकते हैं। अगर हम फार्मूला फीड की बात करें तो मोस्टली अब जो बेबीज होते हैं वो GIT प्रॉब्लम के साथ होते हैं, या तो ओमिटिंग बहुत ज़्यादा होते हैं उसको, या लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसमें ये क्वालिटी है कि ये एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स एंड अदर फैक्टर, फॉर एग्जांपल क्या है? हैज ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर साइटोकाइनेज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन दैट क्या करते हैं? प्रिवेंट फ्रॉम द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इवन इन अ लेटर लाइफ, ठीक है। इसमें जो हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन को जो प्रोमोट करते हैं वो फैक्टर इसमें मौजूद है। तो जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं अपने बेबी को तो उसमें डेवलपमेंटल क्या होंगे? स्टेज एनहांस होंगे, अच्छे जो है उसकी ग्रोथ होंगे। इसके अलावा उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करते हैं कि आपको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, सही है। अच्छा, अबाउट अर्ली चाइल्डहुड केयर। चाइल्डहुड केयर का मतलब क्या है? जिस तरह हमने कहा कि प्री स्कूल मतलब 3 ईयर तक या जो 6 ईयर तक आप जब चाइल्ड की केयर करवाते हैं उसको कहते हैं चाइल्डहुड केयर, ठीक है। इसके अबाउट क्या है? ये अर्ली है, ठीक है। लेट फिर चाइल्ड स्कूल चाइल्ड जो है उसको लेट आप ले सकते हैं। सो हेल्थी हैबिट्स आर टॉट टू बी द चाइल्ड्स राइट फ्रॉम द बर्थ, ठीक है। जब ही पहले दिन से बच्चों को क्या सिखाया जाता है? हेल्थी हैबिट्स। हेल्थी हैबिट्स क्या हो सकते हैं? डाइट के बारे में, ठीक है, कि मतलब, लेकिन आजकल तो नहीं सिखाए जाते। हेल्थी हैबिट्स तो ये है कि जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो उसको अपने उसको उसकी काउंसलिंग करने के अपनी चिप्स नहीं खाने हैं, ठीक है, अपने जो ज़्यादा मीठी चीज़ें होती है टाफी वगैरह अपनी ये नहीं खानी है, ठीक है। लेकिन आजकल तो यही चीज़ें खाई जा रही हैं। तो एट्स मीन कि यहाँ पे जो एट द बर्थ से स्टार्ट हो रहे हैं ना उसमें हम क्या हैं? नाकाम है स्टाइल। एंड फैक्ट हेल्थ ऑफ द बेबी एज डिसाइडेड इवन बिफोर हैज बर्थ, बल्कि पैदाइश से पहले जो पेरेंट है वो डिसाइड करते हैं उसके हेल्थ के बारे में, ठीक है। वैक्सीनेशन क्या है? हेल्थी हैबिट जब मतलब पैदा होता है इन्फेंट न्यूनेट तो सबसे पहले आप क्या काम करते हैं? एट द बर्थ आप उसको वैक्सीन लगाते हैं। कौन सी वैक्सीन? BCG। तो ये क्या है? हेल्थी हैबिट है, सही है। फिर क्या कह रहे हैं कि a healthy child is born to the mother who keep healthy foods habit during pregnancy। अब देखिए कह रहे हैं ना कि क्या कि हेल्थ ऑफ द बेबी इज डिसाइडेड इवन बिफोर हैज बर्थ,
बिफोर बर्थ से किस तरह डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन द मदर, जो उसके न्यूट्रिशन और उसके ऊपर, मदर हेल्थ के ऊपर। अगर मदर हेल्थी है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो बेबीज है वो भी हेल्थी होंगे। अगर मदर डायबिटिक्स है तो चांस है कि उसकी बेबी भी डायबिटिक्स हो सकती है। अगर मदर फॉर एग्जांपल अगर वो HIV के साथ है या हेपेटाइटिस के साथ है तो उसकी बेबीज को भी चांसेस है कि उसको भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम से मदर अपने हेल्थ का जो मतलब केयर करते हैं, तो एट्स मीन कि ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली वो किसका केयर करते हैं, अपनी चाइल्ड का भी केयर करते हैं। सही है। फिर कह रहे हैं कि चिल्ड्रन often take the attitude and habits formed during their initial year into the adulthood. Learning healthy eating behavior at the early age is very important, lay a good foundation for the future health of the child. लाइक बचपन से अगर आप उसको हेल्थी डाइट दे रहे हो, बचपन से अगर आप उसको एक्सरसाइज के लिए आप उसको मतलब कौंसल कर रहे हो, अगर आप उसको हैंड हाइजीन का सिखा रहे हो, तो मतलब उसकी बाद में फिर भी उस पर क्या है इफेक्ट है, लेट जब एडल्ट एज में होंगी फिर भी उसके इफेक्ट है कि वो हेल्थी इंडिविजुअल होंगे। सही है। ब्रेस्ट फीडिंग, ये वही शॉर्ट उसका हमने एक समराइज बना दिया है कि जो 10 मंथ तक 6 मंथ तक आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने ब्रेस्ट फीडिंग करवाने हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, ये इसकी क्या क्वालिटी है, ब्रेस्ट फीडिंग की क्या क्वालिटी है। एक तो ये क्या है, स्पाइसी है, स्पेसिफिक, सूटेबल, नेचुरल है, वार्म है, फ्री ऑफ बैक्टीरिया है, एंड आसानी से रेडिली अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल, कन्वीनियंट है। तो पिछले स्लाइड में भी हमने यही एडवांटेज पढ़े थे ना। ठीक है, तो ये अगेंस्ट उसके मतलब समराइजेशन है। ठीक है, फिर हमने कहा था कि जो फर्स्ट मिल्क होते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी, कोलोस्ट्रम में क्या होते हैं, रिच ऑफ एंटीबॉडीज। कौन से एंटीबॉडीज होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। वो क्या करते हैं कि ये आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको डेवलप करते हैं। कंटेन इजीली डाइजेस्टिबल प्रोटीन इसमें होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वेरी रिच इन विटामिन होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन पाई जाते हैं कंपेयर टू द काउ मिल्क। सही है। इसके अलावा स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, ब्रेन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि हमने उसमें ग्रोथ जो प्रोमोटिंग फैक्टर की भी हमने बात की थी। सही है। ऑलरेडी पिछली स्लाइड में ये सारे डिस्कस हो चुके हैं। अब देख, दिस इज द कंपैरिजन ऑफ द 3। ठीक है, ये जो है दिस इज द ह्यूमन मिल्क, दिस इज द काउ एंड दिस इज द बफेलो। ठीक है, तो आप देख सबसे ज्यादा बच्चों में कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमन में बात करें तो आप उसमें ज्यादा अमाउंट में आपको मिलेंगे, काउ में इससे थोड़ा कम है और बफेलो में इसमें ज्यादा कम है। अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो देख ह्यूमन में कम है, जो कम होनी चाहिए इनिशियल डेज में, क्योंकि जो आपकी किडनी इतनी मेच्योर नहीं है तो आपकी किडनी डैमेज कर सकते हैं। लेकिन काउ में कितने हैं, ज्यादा है, और बफेलो में इससे भी ज्यादा है। इसी तरह अगर हम फैट की बात करें तो ज्यादा है ह्यूमन में, कम है मतलब काउ में, और सबसे ज्यादा फिर आपको मिलेंगे बफेलो में। अगर एनर्जी की बात करें तो देखिए यहाँ पे 68% एनर्जी आपको मिल रही है, काउ में 66% मिल रहे हैं और बफेलो में 103। तो ये तो मतलब उसके रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम तो इसको रिकमेंड कर नहीं सकते। लेकिन काउ मिल्क देख, इसके अगर दोनों का आप कंपेयर करें तो थोड़ा एक दूसरे के करीब है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है अल्टरनेट तौर पे फिर हम काउ मिल्क उसको देते हैं। लेकिन काउ मिल्क कब देनी चाहिए, आफ्टर 1 ईयर। क्योंकि अगर आप इनिशियल डे में देंगे ना तो ये प्रोटीन कम होनी चाहिए, लेकिन काउ मिल्क में ज्यादा है तो ये आपकी किडनी को डैमेज कर सकते हैं। क्लियर। तो काउ मिल्क हम क्यों देते हैं, इसकी यही रीजन है। देख, अगर बफेलो को आप देख तो ये तो ह्यूमन से बिल्कुल अपोजिट है। सही है, लेकिन काउ फिर भी थोड़ा आप कह सकते हैं कि नियरेस्ट है, सो दैट्स वाई। लेकिन 1 साल तक नहीं देनी चाहिए। मैंने है किया द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सेमी लिक्विड फूड, जितने भी है फूड अदर देन ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा जितने भी लिक्विड या सेमी लिक्विड फूड है उसको हम क्या कहते हैं, वेनिंग। ठीक है, इससे एमसीक्यूज आते हैं बहुत ज़्यादा। कंसिस्टेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड एंड क्या है, कैलोरीज नीड टू बी क्या है, मॉनिटर क्लोजली, और हाइजीन। देख, आप जब वेनिंग दे रहे हैं ना तो आपने इसमें किस चीज़ का ख्याल रखना है कि कौन कौन से न्यूट्रन आप कितने अमाउंट्स में उसको दे रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रोटीन दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। उसके अमाउंट्स अपनी क्लोजली उसको मॉनिटर करने हैं और हाइजीन का ख्याल रखना है, ठीक है। क्योंकि जो पेशेंट के इन अर्ली चाइल्डहुड में जो बेबीज हैं उसकी इम्यूनिटी इसलिए डेवलप नहीं होती, ठीक है। सो दैट्स वाई आपने उसकी इम्यूनिटी का भी ख्याल रखना है। तो आपने जो फूड उसको देना है वो हाइजीनिक कंडीशन के साथ हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो जिस तरह दिया जाता है, ठीक है। हमारी इम्यूनिटी तो माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है, वरना सारे मदर तो कोशिश करते हैं। व्हेन टू स्टार्ट वेनिंग, कब स्टार्ट करने हैं, जिससे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। एट 6 मंथ ऑफ एज, ये किसकी रिकमेंडेशन है, WHO की। क्योंकि पिछले स्लाइड में हमने यही कहा था ना कि 6 मंथ तक आपने क्या देना है, ब्रेस्ट मिल्क, और इसके बाद जो है फिर आप वेनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट्री फीडिंग इनिशिएटेड एंड सप्लीमेंट्री टू ब्रेस्ट मिल्क स्टार्टेड, ठीक है। एज अ सप्लीमेंट्री फिर आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखोगे, ठीक है। मतलब आप उसको वेनिंग भी दे रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ आप जो है ब्रेस्ट फीडिंग को स्टिल कंटिन्यू रखोगे। कुछ थ्योरीज कह रहे हैं कि एटलीस्ट 2 ईयर तक तो आपने उसको देनी ही देनी है, ठीक है। लेस मिल्क आउटपुट, अगर लेस मिल्क आउटपुट है तो इसका मेन क्या रीजन हो सकते हैं, माल नरिश, मेन जो मदर की अपनी डाइट पूरी नहीं है, सही है। तो जब उसकी डाइट पूरी, देख ब्रेस्ट मिल्क कहाँ से बनते हैं, जो आप लेते हैं खाते हैं उन चीजों से बनते हैं ना, जब वो खुद नहीं है तो कहाँ से बनेंगे, ठीक है। अंडरवेट चाइल्ड इनिशिएट वेनिंग अर्ली एट द 5th or 6th month ऑफ द एज। मतलब ये कह रहे हैं ना कि मतलब कब आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं, या वो जो ब्रेस्ट फीडिंग मतलब मिल्क नहीं हो, या अगर ऐसी मदर है जो खुद माल न्यूट्रिशन का शिकार हो, या ऐसी बेबी है जो अंडरवेट है, तो उसको भी आप स्टार्ट कर सकते हैं 5th या 6th मंथ में। और कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट इज रिड्यूस, ब्रेस्ट फीडिंग को अपनी स्टिल भी कंटिन्यू करना है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी और अमाउंट को अपनी क्या करना है, डिक्रीज करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 टाइम दे रहे थे तो अब आप 8 टाइम या 7 टाइम या 5 टाइम दे रहे हो, ठीक है। अगर आप 5 मिनट्स तक उसको फीडिंग करवा रहे थे तो अभी 2 मिनट्स तक करवाओ, लेकिन स्टिल जो है अपनी उसको कंटिन्यू करने हैं। कंप्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब क्या है, कंप्लीमेंट्री फीडिंग इज डिफाइंड एज द process started when the breast milk is no longer sufficient to meet and the nutritional requirement of the infant, and therefore other food and liquid are needed during with the breast milk, ठीक है। कंप्लीमेंट्री का मतलब यह है कि when the breast milk है अब वो मतलब सफिशिएंट नहीं है, जो बेबी से जो चाइल्ड है उसकी नीड पूरे नहीं हो रहे, स्टिल जो है उसको भूख लगी हुई है, तो इसके साथ आप कोई और फूड दे रहे हो, चाहे वो सेमी लिक्विड हो, लिक्विड हो, जो भी फूड आप उसको दे रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग, सही है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। कंप्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ आप कुछ और भी दे रहे हो, सही है। ये क्या है, द ट्रांजिशन फ्रॉम द एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग टू अ फैमिली फूड रेफर टू द कंप्लीमेंट्री फीडिंग, सही है। जब ब्रेस्ट फीडिंग, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से आप जो फैमिली फूड में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री, सही है। फिर क्या कह रही है कि टिपिकली ये कह रहे कवर द पीरियड्स फ्रॉम द 6 to 18 या 18 to 24 मंथ्स ऑफ एज, एंड दिस इज अ वेरी वेरिएबल पीरियड, ठीक है। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो एबनॉर्मेलिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं। रीज़न फॉर स्टार्टिंग वेनिंग एट 6 मंथ, हम 6 मंथ में क्यों स्टार्ट करते हैं वेनिंग, ठीक है। मतलब हम पहले मंथ से क्यों स्टार्ट नहीं करते, या हम 2 साल बाद क्यों स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। उसके रीज़न क्या है, रेशनल क्या है, ठीक है। तो क्या हो सकते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बिकम्स इनएडुकेट टू मीट द चाइल्ड न्यूट्रिशनल नीड, पार्टिकुलरली इन रिलेशन टू आयरन एंड विटामिन सी। देख दो सिचुएशन हो सकते हैं ना। एक तो ये है कि 6 मंथ बाद जो मदर्स में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इतनी नहीं होती, तो इसका मतलब है कि मिल्क प्रोडक्शन का क्या हो गए, रिड्यूस हो गए ना। दूसरा ये कि 6 मंथ बाद जो चाइल्ड है उसके रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगे ना एज कम्पेयर टू फर्स्ट वीक, ठीक है। 6 महीने का जो मतलब है इन्फेंट वो ज्यादा खाएंगे पिएंगे या जो 1 या 2 डेज का है,
ठीक है। तो एक तो बेबीज की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है, दूसरा जो ब्रेस्ट मिल्क है उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है। तो इसीलिए अभी जो पहले जो ब्रेस्ट फीडिंग था, जो मिल्क थे वो सफिशिएंट है, अभी इनसफिशिएंट है। तो उस कमी पूरी करने के लिए, क्योंकि उसको चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिशनल नीड उसको पूरा करने के लिए आप उसको वेनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। दूसरा यह कि इसमें आयरन और विटामिन सी की कमी आ जाती है। ठीक है, मतलब इतने नहीं होते हैं मिल्क में। सही है। तो आपको बाहर से देने पड़ते हैं। एंजाइम नेसेसरी टू डाइजेस्ट द कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड फूड आर डेवलप। दूसरा ये है ना कि जो फर्स्ट 6 महीने से पहले जो एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम जो डाइजेशन में वर्क करते हैं वो डेवलप नहीं होते, लेकिन 6 मंथ बाद वो ऑलरेडी डेवलप हो जाते हैं। तो अगर आप उसको सॉलिड या सेमी लिक्विड फूड दोगे भी तो उसमें ये एबिलिटी होगी कि वो उसको डाइजेस्ट कर सके। तो इसलिए हम 6 मंथ बाद स्टार्ट करते हैं। एक और है कि क्या है, बाइटिंग एज इन क्या है, accomplishment that become possible at about the 6 month of age। टीथ कब जो फर्स्ट वो है टूथ, वो कब डेवलप होते हैं जी? 4 to 6 मंथ, कुछ बुक कह रहे 4 to 7 मंथ में। ठीक है। तो मतलब उसमें बाइटिंग की भी एबिलिटी आ जाते हैं। ठीक है। इससे पहले वो एबिलिटी उसमें नहीं होते। इट इज अ गुड चांस फॉर अ चाइल्ड टू लर्न इन क्या है, इंडिपेंडेंसी बाय द यूजिंग अ कप एंड स्पून टू फीड हिमसेल्फ। एक ये है कि उसमें ये एबिलिटी आ जाती है कि वो खुद से कप को होल्ड कर सकते हैं या स्पून को खुद से वो होल्ड कर सकते हैं। अगर उस टाइम आप उसको फीड करवाओगे तो इट्स मीन कि दिस इज उसमें इंडिपेंडेंसी आ जाएंगे। ठीक है। इंडिपेंडेंसी का मतलब ये है कि आप इंडिपेंडेंटली आप किसी भी वर्क को परफॉर्म कर सकते हो। और क्या है, टू accustom द infant टू chew एंड सॉल्व सॉलिड फूड। उसमें ये एबिलिटी आ सकती है कि वो सॉल्विंग भी आप कर सकते हैं और च्यूइंग भी कर सकते हैं। तो 6 मंथ में ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। सो दैट्स वाई हम उसको 6 मंथ बाद वेनिंग फूड क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है। अब क्रिटिकल या क्रूशियल पीरियड कौन सा है? सही है। सो ईच मंथ इज अ डिफरेंट टेल 1 year ऑफ एज। 1 year ऑफ एज तक जितनी भी है, हर महीना दूसरे महीने से क्या है, क्रिटिकल और क्रूशियल है। सही है। क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं इस एज में आते हैं। सही है। वीनिंग एट द प्रॉपर टाइम। 6 मंथ में क्या है, आप उसको वेनिंग स्टार्ट कर सके, दिस इज अ प्रॉपर टाइम। ट्रांजिशन फ्रॉम द लिक्विड टू सॉलिड ग्रेजुअली। ठीक है। सबसे पहले आप लिक्विड से जब सॉलिड पे जाओगे ना तो ग्रेजुअली सॉफ्ट से आप स्टार्ट करोगे। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप हॉट या उस पे जाओगे। सही है। मतलब स्टेप बाय स्टेप आप उसको चेंज करोगे। फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 10 जो फीड्स है पर डे ब्रेस्ट फीडिंग वो रिड्यूस करने हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप 10 टाइम दे रहे हैं तो आप उसको रिड्यूस करें, 8 कर दे, फिर रिड्यूस कर दे, 6 कर दे, फिर रिड्यूस कर दे, 4 कर दे, लेकिन ग्रेजुअली आपने रिड्यूस करने हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 10 टाइम दे रहे हो और एकदम आप जो है 2 टाइम पे आ जाए। सही। ग्रेजुअली आपने उसको रिड्यूस करने हैं। स्मॉल अमाउंट बट फ्रीक्वेंटली। मैंने कहा ना कि पहले अगर आप उसको 5 मिनट्स के लिए ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे थे तो अभी उसको कम कर दो, 3 मिनट्स कर दो, 2 मिनट्स कर दो। ठीक है। और क्या है, वंस द क्रिटिकल स्टेज ऑफ लर्निंग पर्टिकुलर बिहेवियर इज ओवर, ये जो 1 year है अगर ये खत्म हो जाए, सो इट इज डिफिकल्ट टू टीच दैट बिहेवियर एट द लेटर स्टेज। अगर इस ये टाइम है जिसमें आप किसी भी बच्चे की तरबियत कर सकते हैं, उसकी बिहेवियर पे आप काम कर सकते हैं। अगर ये टाइम गुजर जाए ना, फिर इसकी बिहेवियर को आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते। सही है। क्लियर। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ वेनिंग क्या है, वसूल क्या है? मतलब जब भी आप वेनिंग डाइट स्टार्ट करते हैं या देते हैं तो इसकी क्या प्रिंसिपल है, वसूल क्या है इसकी? एक तो यह है कि स्टार्ट वेनिंग व्हेन द चाइल्ड इज फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, पार्टिकुलरली फ्रॉम एनी जीआईटी ट्रबल। एक तो जब कब आपने स्टार्ट करने हैं वेनिंग, जब चाइल्ड को कोई डिजीज ना हो, एंड स्पेशली जीआईटी डिजीज। अगर उसको जीआईटी प्रॉब्लम है, वो डाइजेशन नहीं कर सकते और आप उसको वेनिंग दे रहे हैं तो वो इसकी कंडीशन का और भी वर्स कर रहे हैं। ट्राई नॉट टू स्टार्ट इन अ समर बिकॉज ऑफ द हाई ससेप्टिबिलिटी टू गैस्ट्रोएंटराइटिस। कोशिश करें कि समर में आप ज़्यादा जल्दी वेनिंग फूड को स्टार्ट ना करें। क्यों? क्योंकि उसमें गैस्ट्रोएंटराइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, डायरिया वगैरह, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम उसको हो सकती है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर एक बेबी विंटर में पैदा हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसकी वेनिंग जाएंगे समर में। तो ऐसा नहीं है कि आप उसका वेट करें नेक्स्ट समर तक। ठीक है।
नेक्स्ट विंटर तक। One food atom is introduced at interval of 4-7 days to allow for the identifications of food allergy and to allow the child to get used to it. अगर एक फूड आप दे रहे हैं तो कितने टाइम तक करें? एटलीस्ट 4 to 7 डेज अपने उसी एक फूड को देना। क्यों? ताकि आपको ये गैस हो जाए कि मतलब उसको कोई एलर्जी तो नहीं है इस फूड से। अगर आप मुख्तलिफ फूड दे रहे हैं और उसको एलर्जी हो गई तो फिर आपको क्या पता कि कौन सी फूड को इसकी एलर्जी है। ठीक है, तो मतलब आप एक फूड को इंट्रोड्यूस करवा दो, उसको देख लो कि उसको टॉलरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली वो डाइजेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपने दूसरा इंट्रोड्यूस करवाना है तो डजंट मैटर। फिर क्या है कि न्यू फूड्स आर फीड इन अ स्मॉल अमाउंट फ्रॉम 1 टीस्पून टू अ फ्यू टेबल स्पून्स। फूड द स्पून्स क्या है? मेड वे बैक ऑन द टंग्स टू फैसिलिटेट सॉल्विंग एंड सेमी सॉलिड फूड। एक तो ये है कि स्मॉल अमाउंट में देने हैं। ठीक है, अगर आप एक फूड उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, सेरेलेक आप उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो कितने अमाउंट में देने हैं? स्मॉल अमाउंट में, मतलब 1 टीस्पून से लेकर या कुछ टेबल स्पून तक आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, और टेबल स्पून क्या है, टीस्पून क्या है, 1 टीस्पून कितने ml के बराबर, कितने ml के बराबर है टीस्पून? 5 ml के, और टेबल स्पून 15, यानी 3 टीस्पून इज इक्वल टू 1 टेबल स्पून। सही है, क्लियर? हाउ टू इनिशिएट वेनिंग एंड प्रोग्रेस, किस तरह हम उसको इनिशिएट कर सकते हैं? हाँ, सबसे पहले इसका किस चीज का ख्याल रखना है? कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? मुस्तकिल मिजाजी। ठीक है, इंट्रोडक्शंस ऑफ अ राइट कंसिस्टेंसी ऑफ फूड एट द राइट एज इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप गुड फूड बिहेवियर एसेंशियली फॉलो द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के साथ आपने देने हैं। ठीक है, और इस कंसिस्टेंसी के साथ सबसे पहले क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग। कितने 0 to 6 मंथ आपने क्या देने हैं? ब्रेस्ट फीडिंग देने हैं। ठीक है, फिर 5 to 6 मंथ आपने क्या देना है? वाई एज टू डाइजेस्ट। ठीक है, फिर आपने 8 to 9 मंथ्स आपने क्या देना है? सेमी सॉलिड, बिकॉज बेबी जो है आप नाउ नीड फूड विद द टेस्ट एंड। देख यहाँ तक जो है बेबीज इस चीज का मतलब ख्याल नहीं रखते कि इसका टेस्ट क्या है, मीठा है, कड़वा है, क्या है, लेकिन इसके बाद जो है ना उसमें ये सेंस डेवलप होता है। सही है, तो आपने उसमें सेमी सॉलिड का ऐड करना है 8 to 9। सॉलिड डाइट्स इंक्लूडिंग वैरायटी ऑफ फूड्स एटम, ये कब स्टार्ट करना है? 1 से लेकर 1.2 ईयर तक। ठीक है, क्लियर? यानी 10 से लेकर 12 से लेकर 14 मंथ तक। सही है, तो आपने इसको याद करने है कि 0 से लेकर 6 मंथ आप सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग देनी है, 5 to 6 मंथ आपने सेमी लिक्विड देने हैं, फिर 8 to 9 आपने सेमी सॉलिड देने हैं, और फिर आपने सॉलिड जो डाइट है वो स्टार्ट करने हैं 12 to 14 मंथ्स में, यानी 1 से लेकर 1.2 ईयर तक। सही है, व्हाट टू फीड। अब ठीक है, अब तो दे रही है, वेनिंग आप दे रही है, लेकिन कौन से, क्या मतलब कौन से जो फूड है आप उसको दे रही है। ठीक है, तो क्या है? लिक्विड सप्लीमेंट। लिक्विड सप्लीमेंट में अब क्या है? सप्लीमेंट ब्रेस्ट मिल्क विद क्या है? अनडाइल्यूटेड काउ मिल्क, बफेलो मिल्क और वेज हाउ एवर इजीली टू अवेलेबल। देख अनडाइल्यूटेड, इसमें अपनी पानी नहीं डालने हैं। सही है, अगर आप काउ मिल्क दे रहे हो या बफेलो मिल्क दे रहे हो तो उसमें अपनी पानी नहीं डालने हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? लिक्विड सप्लीमेंट है ये हमारे पास। सेमी लिक्विड सप्लीमेंट या टू सेमी सॉलिड सप्लीमेंट हमारे पास क्या है? पाउडर राइस। ठीक है, सेरेलेक जो आते हैं पाउडर राइस। ठीक है, हाँ, ठीक है, मैशड बनाना। ठीक है, बॉइल्ड मैशड पोटैटो जो आलू वगैरह लोग देते हैं उसको। ठीक है, और सूजी जो देते हैं, दालिया। ठीक है, तो ये सारे मतलब अगर एग बॉयल एग है तो ये सारी क्या है? सेमी सॉलिड है, मतलब ये सॉलिड नहीं है, सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड है। ठीक है, तो ये फ्लूइड आप दे सकते हैं, वेजिटेबल भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम देते हैं ना, दिस इज द पाउडर राइस, ये सबसे ज्यादा बच्चों को हम देते हैं। ठीक है, अब थिंक टू रिमेंबर, मतलब ये है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं जब आप उसको वेनिंग दे रहे। सबसे पहले क्या है? न्यूट्रिशन प्लान, कि आपके पास न्यूट्रिशन प्लान हो। बेबी को कब फीड करवाना है, कितने टाइम करवाना है,
ब्रेस्ट फीडिंग कितने टाइम करवाने हैं, वेनिंग कितने टाइम देने हैं, किस टाइम देने हैं, कब देने हैं, क्या देने हैं, ठीक है। ये सारे एक प्लान हो आपके पास और उसकी फिर आपने अमल करना है। सबसे पहले क्या करना है, डेवलप द बेबीज टेस्ट बाउंड ग्रेजुअली। टेस्ट बाउंड ग्रेजुअली का मतलब क्या है, आप उसको एक एक चीज दोगे ना तो ग्रेजुअली उसकी टेस्ट बाउंड क्या होगी, डेवलप होंगे। और ये कब डेवलप होता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये हाँ 8 to 9 मंथ्स के बाद, सही है। एजी टू डाइजेस्ट, एजी टू डाइजेस्ट में क्या है, कंसिस्टेंसी। अगर आप एक फूड ज्यादा टाइम के लिए दे रहे हैं तो उसके साथ वो फेमिलियर हो जाएगा और आसानी से वो डाइजेस्ट कर पाएगा, ठीक है। और क्या है, वेल बैलेंस डाइट, ऐसी डाइट हो जिसमें सारे न्यूट्रिएंट हो, उसको हम कहते हैं वेल बैलेंस डाइट। कन्वीनियंट, ऐसी डाइट जो आसानी से अवेलेबल हो, ठीक है। अगर आप उसको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं लेकिन अगर वो अवेलेबल ही नहीं है या उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या है, हाइजीनिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि इस एज में जो चाइल्ड्स की इम्यूनिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इतनी डेवलप नहीं होती, तो इसलिए आपने उसका हाइजीनिक कंडीशन का ख्याल रखना है, ठीक है। और पेशेंस टू फीड, मतलब उसको ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी बस उसको दे दो, उसके मुंह में एक नवाला उसने अभी तक उसने सॉल्व नहीं किया और आप उसको दूसरा दे रहे हो, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आराम से, सही है, कोई जल्दी नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड एटम, वो एटम्स आपने देने हैं जो अवेलेबल हों, क्लियर। और क्या है, लाइक एंड डिसलाइक ऑफ द चाइल्ड, नथिंग इज अ मस्ट, allow your child to dislike certain food। क्या मतलब है, इसमें लाइक और डिसलाइक पे हम नहीं जाएंगे, हम फोकस किस चीज के ऊपर करेंगे, बैलेंस डाइट के ऊपर। अब बच्चे सबसे ज्यादा किस चीज को लाइक करते हैं, चिप्स को, किस चीज को, अमचूरा होता है कैसे शेर है उसको, ठीक है। तो क्या हम उसको ये अलाउड करें, मिल्क, इस एज में आप उसको जितना भी मिल्क दे देना, एक ग्लास मिल्क नाइट में, वो नहीं पिएंगे, तो क्या हम उसको अवॉइड करें। मतलब ये है कि आपने उसको बैलेंस डाइट दे दें, उसके लाइक और डिसलाइक पे आपने नहीं जाना। बच्चे सबसे ज्यादा अनहेल्थी डाइट को पसंद करते हैं, तो क्या हम उसको अनहेल्थी डाइट दे दें, सही है। फिर क्या है, इंट्रोड्यूस वन फूड एट अ टाइम, ये पहले से हम बता रहे हैं कि आपने एक टाइम पे एक फूड उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। इसकी 2-3 रीजन है। एक रीजन तो यह है कि अगर उसको खुदा ना ख्वास्ता उस फूड से एलर्जी है तो हमें पता तो चले कौन सी फूड से कोई एलर्जी है। अगर आप 3-4 फूड एक साथ उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो हमें तो आइडिया नहीं है। दूसरा यह है कि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, तो वो प्रॉपरली उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपने एक फूड देना है ताकि वो फेमिलियर हो और वो डाइजेस्ट कर सके, सही है। आर्टिफिशियल मिल्क फार्मूला, जितना भी है कमर्शियल फार्मूला आर नॉट रिकमेंडेड, सही है। फार्मूला फूड जो है ना, ये नॉर्मली वी आर नॉट गोइंग टू रिकमेंड, सही है, क्योंकि उसमें जो अमाउंट्स है न्यूट्रिशन के उस हिसाब से नहीं। काउंसलिंग मदर रिगार्डिंग चिल्ड्रन न्यूट्रिशन, दिस इज द मच मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यू नो, एज अ नर्स, एज अ LHV, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने मदर की काउंसलिंग करनी है। आजकल क्या है कि मोस्ट ऑफ द मदर ये सोचते हैं कि मेरी जो बॉडी फिजिक है वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए वो अपने बेबी को नहीं करते। दूसरा कॉन्सेप्ट उसका ये है कि ब्रेस्ट मिल्क है नहीं, ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब एक मदर में ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो। आजकल तो लोग ज़्यादा चीज़ें खाते हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड पीपल, तो कभी ये पहले कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि फार्मूला फूड वो दे रही थी, वही मदर जो है उसको फीड करवा रही थी, सही है। तो आपने इसके क्या करने हैं, काउंसलिंग करने हैं। किस चीज़ की काउंसलिंग करने हैं, चाइल्ड न्यूट्रिशन के। सबसे पहले क्या है कि न्यूट्रिशन काउंसलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्या, फाइंडिंग द सॉल्यूशंस टू द चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम टुगेदर विद देयर मदर एंड केयर गिवर। एक तो ये है कि क्या आपने फाउंड आउट करने हैं कि कोई न्यूट्रिशन प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो आपने उसको सॉल्व आउट करना है। अनलाइक न्यूट्रिशन एजुकेशन, न्यूट्रिशन काउंसलिंग इज अ two-way process during which the mother is actively involved and describing the child problem as well as participating and analyzing the cause and identifying the available resources and solutions, ठीक है। Unlike न्यूट्रिशनल एजुकेशन,
या न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, ये दो ऐसी प्रोसेस है, न्यूट्रिशनल एजुकेशन और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। न्यूट्रिशनल एजुकेशन में आपने उसको क्या एजुकेट करना है कि मतलब अपने बैलेंस डाइट कौन कौन से लेने हैं। जिस तरह हम उसको ये एजुकेट करेंगे कि अपने जो फर्स्ट 6 मंथ है उसमें आपने क्या करने हैं, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवाने हैं, उसको हम इसके एडवांटेज बताएंगे, ठीक है। और काउंसलिंग एजुकेशन में ये है कि आप उसको काउंसल कर रहे हैं कि नहीं, इससे मतलब आपका कोई हार्म नहीं है बल्कि आपके लिए इसका बेनिफिट ज्यादा है, ठीक है। तो दोनों ऐसे हैं जिसमें आप मदर को एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व करते हैं, सही है। The nutritional status of a woman, one becoming pregnant and during pregnancy can have significant influence both fetal, infant and maternal health outcome. देख, एक तो ये है ना कि हम मदर की जो डाइट्स है उसके बारे में भी उसको काउंसलिंग करेंगे। अगर बिफोर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर बर्थ अगर मदर की खुद अपनी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट उसके अपनी बॉडी के ऊपर भी होंगे, फेटस के ऊपर भी होंगे, बेबीज के ऊपर भी होंगे, इन्फेंट के ऊपर भी होंगे, ठीक है। मतलब उसकी अपनी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसके बारे में उसको एजुकेट करना और उसको काउंसलिंग करना। एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट, दोनों के बारे में उसको बताना। जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे डिटेल कि माइक्रो यूनिट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, मैक्रो हमारे पास कौन कौन से हैं और कौन से अमाउंट में हमें ज़्यादा चाहिए डेली बेस पे हम जो ले रहे हैं, माइक्रो हम कितनी ले रहे हैं और मैक्रो हम कितने ले रहे हैं, ठीक है। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट deficiency such as calcium, iron, vitamin A, iodine can lead to the poor maternal health outcome and a pregnancy complication which put the mother baby at risk, ठीक है। जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं आपके पास, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दीज आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट, चाहे कैल्शियम हो, चाहे पोटाशियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे आयरन हो, चाहे आयोडीन हो, ये अगर उसकी डिफिशियंसी है तो ये मदर और बेबी दोनों को हाई रिस्क पे रखते हैं, दोनों को। फॉर एग्जांपल अगर कैल्शियम कम है तो हाइपो कैल्सीमिया होगा, पोटाशियम कम है तो हाइपोकैलीमिया होगा। इससे क्या होंगे, उसकी कार्डिक रिदम, कार्डिक आउटपुट, ये सारी चीज़ें जो है उससे क्या होंगे, मतलब डिस्टर्ब होंगे। तो ऑटोमेटिकली उसके इफेक्ट उसके मदर के अपने हेल्थ और उसके बेबी दोनों रेस्ट पे होते हैं, ठीक है। Poor maternal weight gain in pregnancy due to the inadequate diet increase the risk for the premature delivery, low birth weight and birth defect. पुअर मैटरनल वेट गेन, देख नॉर्मली हमने पहले उसमें डिस्कस किया था यूनिट में कि प्रेगनेंसी में वेट गेन होते हैं 10 to 20 kg तक जो है वेट गेन हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी मदर है जो माल न्यूट्रिशन के साथ है तो उसके वेट गेन की बजाय लॉस होंगे, ठीक है। जब इस टाइप की मदर होंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो इफेक्ट है उसकी अपनी हेल्थ पे तो है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी इफेक्ट किस चीज़ पे है, प्रीमेच्योर डिलीवरी। प्रीमेच्योर डिलीवरी का मतलब क्या है, 137 वीक्स बिफोर अगर डिलीवरी हो जाते हैं उसको हम प्रीमेच्योर कहते हैं। लो बर्थ, नॉर्मल वेट कितना है 2.5 से लेकर 3.5, कुछ बुक्स लिखते हैं कि 4 kg, ठीक है। अगर 2.5 से कम है, 2 से कम है, 2 kg से कम है तो ये लो बर्थ वेट है। अगर 15 से कम है तो फिर मॉडरेट है, अगर 10 या 10 से कम है तो फिर सीवियर है, ठीक है। तो प्रीमेच्योर ये सारी चीज़ें होती हैं। न्यूट्रिशनल एजुकेशन एंड काउंसलिंग स्ट्रेटजीज हैव क्या है, बेनिफिशियल आउटकम ऑन द मैटरनल एंड फीटल आउटकम। अगर हम उसको न्यूट्रिशनल एजुकेशन दे दें और इसके साथ हम उसकी काउंसलिंग करें, न्यूट्रिशनल एजुकेशन में हम उसको ये समझाएं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने कौन कौन से डाइट को लेने हैं, ठीक है। और जब बेबीज है उसको अपने कितने टाइम तक उसको अपने जो है ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग करवाने हैं, तो इसके इफेक्ट डायरेक्टली मैटरनल यानी मदर के ऊपर भी बेनिफिशियल होंगे और उसके बेबी के ऊपर भी, सही है। न्यूट्रिशन इन अ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, अब यहाँ तक तो हमने जो बात की, हमने किसकी बात की, प्री स्कूल तक, ठीक है। अब हम उससे आगे जा रहे हैं, मतलब चिल्ड्रन और एडोलेसेंट की बात हो रही है। चिल्ड्रन तो 12 ईयर अब एज जो है यहाँ तक जो स्कूल एज है उसको हम मोस्टली चिल्ड्रन में काउंट करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी 18 तक आप चिल्ड्रन में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी NIC नहीं बनेंगे तो एट्स मीन यू आर अ चाइल्ड, सही है, क्लियर। चाइल्ड न्यूट्रिशन कौन से हैं, चाइल्ड न्यूट्रिशन है चाइल्डहुड इज यूजुअली
क्या है, रिगार्डेड एज अ पीरियड बिटवीन 1 to 10 ईयर। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा कि 12 ईयर तक हम उसको चाइल्ड कहते हैं, लेकिन इसमें 1 to 10 ईयर लिखा है। ठीक है, टॉडलर है, टॉडलर तो मैंने आपको कहा कि 1 to 3 ईयर का जो बेबी है उसको हम क्या कहते हैं, चाइल्ड को टॉडलर। 3 to 6 ईयर या 5 ईयर ये हमारे पास प्री स्कूल है। 5 to 10 ईयर है हमारे पास स्कूल एज है। ठीक है, और इस स्कूल एज को हम क्या कहते हैं, हम उसको चाइल्ड। ठीक है, दिस स्टेज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज आल्सो रेफर टू एज अ स्कूल एज। इस एज को दूसरा नाम क्या है, स्कूल एज। लेकिन जो पीडियाट्रिक्स बुक का जो उसमें जो मैंने पढ़ा था उसमें ये था कि मतलब 28 डेज तक ये आपके पास न्यूनेट है, 28 से लेकर 1 ईयर तक आपके पास इन्फेंट है, 1 से 3 ईयर तक आपके पास टॉडलर है, 3 से 6 ईयर तक आपके पास प्री स्कूल है, 6 से 12 ईयर तक आपके पास फिर स्कूल एज है। ठीक है, और फिर इसके बाद 13 और 19, टीन इसमें आता है, तो 10 एज रोज हम उसको कहते हैं। ठीक है, 10 एज। अच्छा, लर्निंग चाइल्ड न्यूट्रिशन में क्या है, लर्निंग अबाउट एंड एक्सेप्टिंग न्यू फूड्स, डेवलपिंग फीडिंग स्केल एंड एस्टेब्लिशिंग द हेल्थी फूड। दीज आर द क्या है, मेन प्रायोरिटीज एंड ईटिंग हैबिट्स आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें चाइल्ड में कौन कौन से मेन आपके पास की कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले क्या है, एक्सेप्टिंग न्यू फूड। ठीक है, इस एज में जो चाइल्ड है वो चाहते हैं कि उसको खाने के लिए कुछ न्यू चीज़ें मिले। ठीक है, सिर्फ एक दाल पे जो है उसका फिर गुजारा नहीं होता। सही है, फिर क्या है, फीडिंग स्केल, एस्टेब्लिशिंग हेल्थी फूड। ठीक है, उसमें ये एबिलिटी हो कि हेल्थी फूड क्या है। ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, ईटिंग हैबिट्स क्या हो सकते हैं जी, आपके ईटिंग हैबिट्स क्या है, सुबह में आप क्या खाते हैं, दोपहर में क्या खाते हैं, शाम में आप क्या खाते हैं, कितने टाइम आप खाते हैं, या जब भी आपको मिल जाता है बस आप खा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी, हाँ जी, चलो आप हर एक जो मिल जाए आप खा लेते हैं। ये आप अपना अपना लिख दे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप फिर मुझे बता दें कि आप लोगों के ईटिंग हैबिट्स क्या है। सही है, आया इधर हेल्थी है या नहीं है। सही है, an important consideration and as that eating habits determined in a childhood may be important determination of the chronic disease and later up। देख, जो आपकी ईटिंग हैबिट्स है ना, ये डिटरमाइन करते हैं कि लेटर एज में आपको क्रोनिक डिजीज भी कितने रेस्ट पे है आप। अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रही है, मीठा, तो एट्स मीन कि यू आर एन हाई रिस्क फॉर द ओबेसिटी, हाई रिस्क फॉर द कार्डिक डिजीज, हाई रिस्क फॉर द डायबिटीज। ठीक है, अगर आप अनहाइजेनिक अनहेल्थी फूड ले रहे, ऐसे फूड ले रहे जिसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स ही नहीं है, आयरन ही नहीं है, तो मतलब आप जो है एनीमिया की तरफ जा सकते हैं। तो मतलब ये आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो डिटरमाइन करते हैं कि लेटर ऑन आपको कौन सी क्रोनिक डिजीज हो सकते हैं। सही है, अगर आप एक्सरसाइज ही नहीं करते, लाइफस्टाइल आपको कुछ ऐसा है, तो ये सारी चीज़ें उसको करते हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट डिफर अकॉर्डिंग टू द बेबी साइज एंड कंपोजिशन, ग्रोथ रेट एंड लेवल ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी। देख, एनर्जी रिक्वायरमेंट हर इंडिविजुअल के अलग अलग होते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल जो आपके है, आप कितना यूज करते हो एनर्जी। सही है, अब इस टाइम में ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा हूँ, आप लोग कम एनर्जी यूज कर रहे हैं। सो इन दैट टाइम मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, आप लोगों को कम एनर्जी की जरूरत है। क्लियर। अच्छा, चाइल्ड जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, इसमें एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक है माइक्रो। माइक्रो को तो हमने डिस्कस कर दिया, इस पर एक अलग यूनिट्स है टोटल। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि हमारे पास जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम, ये सारे उसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि 45 से लेकर 65 तक % ऑफ द डेली जो आपको एनर्जीज रिक्वायर होते हैं, कैलोरीज शुड कम फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हाई इन फाइबर शुड मेक अप द बल्क ऑफ इनटेक। ठीक है, कितनी एनर्जी के 45 से लेकर 65% एनर्जी किस चीज से आपको मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको कितने अमाउंट में मिलनी चाहिए, कम या ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, इसके अलावा वेराइटी ऑफ द फ्रूट्स, वेजिटेबल, मुख्तलिफ ऐसी फ्रूट्स है, वेजिटेबल है या ब्रीड्स।
ठीक है, या चावल वगैरह, एडवाइस सेंस दे प्रोवाइड अ रेंज ऑफ द एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड अ डाइटरी फाइबर एज वेल एज अ कार्बोहाइड्रेट। हमारे पास कुछ ऐसी है मतलब फ्रूट्स भी है हमारे पास, वेजिटेबल भी है हमारे पास, या जो आप राइस की बात कर रहे हो, या ठीक है, उसमें क्या है, उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। उसमें विटामिन ए से लेकर ये सारी जितनी विटामिन ए हो गया, या विटामिन ये आयरन, या हमारे पास जो ये कार्बोहाइड्रेट, ये सारी उसमें भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन हम आर्टिफिशियली भी ले लेते हैं। आर्टिफिशियली जब आप लोगे ना, सो देन इट विल बी डेंजरस। नॉर्मली जब आप लोगे तो ये आपकी बॉडी के लिए मतलब हेल्थी है। कार्बोहाइड्रेट्स तो आपको चाहिए ना, लेकिन आप शुगर ले रहे हो तो शुगर जैसे ना, एक तो एक फ्लेवर है नहीं, उसमें केमिकल मैक्स है। दूसरा ये है कि आप आर्टिफिशियल वैसे ले रहे हो, सही है। मतलब आप ज्यादा चीजें ले रहे हो, जितना आपको रिक्वायर है उससे ज्यादा ले रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ओबेसिटी की तरफ फिर आप जाओगे, सही है। चाइल्ड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट में क्या है कि चिल्ड्रन हैव अ हाई नीड ऑफ प्रोटीन। देख, बच्चों में प्रोटीन जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें क्या होते हैं, कम, कार्बोहाइड्रेट्स पेट ज्यादा होते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ ये प्रोटीन फिर इंक्रीज होते जाते हैं और पेट्स को कम किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, सही है। तो अगर हम बात करें चिल्ड्रन के, तो हाई नीड प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होती है उसको, क्यों, क्योंकि उस टाइम क्या होते हैं, मसल ग्रोथ, और मसल ग्रोथ के लिए क्या, कौन से एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन। तो जितने आपके प्रोटीन ज्यादा होंगे इतने आपके मसल ग्रोथ बेहतर होंगे, ठीक है। तो इस एज में प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा हो जाती है। अगर हम आरडीआई की बात करें, आरडीआई क्या था जी, फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ठीक है। मतलब पहला चैप्टर माशाल्लाह अभी तक आप लोगों ने दोबारा उसको देखा भी नहीं है ऐसा ही है ना। तो ये मोस्ट, अब देख इसमें ज्यादा चीजें हमने वहां पे डिस्कस की हुई है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमने बेबी और ये सारी चीजें हम मैटरनल न्यूट्रिशन के साथ हमने उसको लिंक किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब है कि आपने उसको देखा ही नहीं है। अच्छा, प्रोटीन कितनी चाहिए पर डे, 10 से लेकर 30% ऑफ द डेली कैलोरीज। देख 45 से 65% कितने हैं एनर्जी का, अगर बात हम करें कार्बोहाइड्रेट्स। अगर टोटल कैलोरीज आपको 100 कैलोरीज आपको मिल रही है, तो इसमें से 10 से लेकर 30% आप क्या ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक है। तो इट्स मतलब है कि प्रोटीन तकरीबन आप उसका 1/3 तक आप तकरीबन ले रहे हैं, सही है। चिल्ड्रन हु कंज्यूम 2 to 3 क्या स्ट्रेंथ ऑफ ईच डेज ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल जितने भी प्रोडक्ट्स है, चीज है या योगर्ट है, शुड अचीव द सिग्निफिकेंट सफिशिएंट कैल्शियम इंटेक, ठीक है। अगर आप मिल्क रह रहे, कितनी मिल्क रह रहे आप, 3, फॉर एग्जांपल 3 कप या 3 ग्लास आप मिल्क ले रहे हैं इन अ डे, तो इसका मतलब है कि आप जो रिक्वायरमेंट कैल्शियम है वो आपको ऑलरेडी मिल रही है, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं अभी इसके साथ, सो देन इट विल बी डेंजरस। मैंने कहा कि नॉर्मल अगर आप रह रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अच्छा, अब चाइल्ड न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन है कि द आरडीए फॉर द फैट्स, कितने फैट्स लेनी चाहिए। देख इसको याद करने में, इस स्लाइड को आप देखोगे ना, तो इट विल बी लुकिंग वेरी कंफ्यूजन वाले की बहुत ज्यादा चीजें हैं इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। आपने 2-3 चीजें इसमें से याद करने हैं, ठीक है। जो पिछली स्लाइड था उसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट था, क्या था कि प्रोटीन कितना आप ले रहे हैं, 10 to 30%। तो इसमें भी वो इंपॉर्टेंट चीजें आपने देखने हैं, फैट्स को देखने, क्या फैट कितना आप ले रही है, 30 to 40% ऑफ द डेली कैलोरीज। फिर ये बाकी चीजें ये कह रहे हैं कि एसेंशियल फैटी एसिड आर वाइटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आईज अलोंग विद द नर्व्स एंड अदर टाइप ऑफ द टिश्यू, क्योंकि आपकी जो नर्व्स है या आपकी जो आईज है या आपकी जो अदर टाइप टिश्यू है, टिश्यू के लिए क्या चाहिए, फैट्स चाहिए, तो इसलिए आप फैट्स को ज्यादा ले रहे हैं, 30 to 40%। हाउएवर द चिल्ड्रन शुड नॉट बी कंज्यूम फूड विद हाई अमाउंट्स ऑफ द ट्रांस फैट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स हम उसको ज्यादा इतने नहीं देते क्योंकि बच्चों में वो अनसैचुरेटेड में नहीं चेंज करते। इंस्टीड young children require the equivalent of the 3 teaspoons of the healthy oils such as जो हमारे पास क्या है, कैनोला ऑयल है, each day। Fat intake should be gradually reduced after the age of 2 years so that the baby age of 5 year fat should provide
around 30 to 35% a total energy approximately that recommended for the adults. देख, जितना आपका एज बढ़ता जाएगा इतना फिर आप फैट को कम करते जाओगे, ठीक है। इनिशियल में तो आप 30 to 40% ले रहे हैं, लेकिन जैसे आपके एज ज़्यादा होंगे, खसूसन 2 ईयर के बाद आप फैट के अमाउंट को क्या करोगे, कम करोगे, ठीक है। अच्छा, ये तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं जो ज़्यादा अमाउंट में आपको चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स हैं और प्रोटीन है। ये तीनों ऐसे हैं जो ज़्यादा अमाउंट्स में आपको लेने हैं। इसको क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है और फैट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स कितनी चाहिए आपको डेली? 45 से लेकर 65% ऑफ द टोटल एनर्जी। प्रोटीन कितनी चाहिए? 30 to 40% ऑफ द टोटल कैलोरीज पर डे। और फैट्स कितनी चाहिए? 30 to 40 कैलोरीज। तो ये 3 स्लाइड में ये 3 बात ही थी, ठीक है। तो इसको इतनी कंफ्यूजन नहीं लेने। प्रोटीन क्यों ज्यादा चाहिए? क्योंकि मसल ग्रोथ के लिए चाहिए। फैट्स क्यों चाहिए? क्योंकि आई नर्व्स और टिश्यू ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्यों ज्यादा चाहिए? एनर्जी के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें मतलब इतनी कंफ्यूजन वाली नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, जितना आप लोग जिस अंदाज से आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? जो कम अमाउंट में आपकी बॉडी को रिक्वायर हो, ठीक है। ये तो 30%, 40%, 50% की बातें हो रही थी। अभी थोड़े कम अमाउंट में 5%, 2%, 3%, 10% इस अमाउंट में आपको चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। वो कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट है? माइक्रोन्यूट्रिएंट नीड शुड बी मीट विद द फूड फर्स्ट। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक बात याद रखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट कभी कभार हमारी जो बॉडी है ना उसको पूरे नहीं कर सकते, इसलिए हम बाहर से लेते हैं। लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ना, आई वाला, वो मोस्टली हमारी बॉडी उसको पूरी कर सकते हैं, ठीक है। Parents and caregivers should select a variety of food from each food group to ensure that nutrition requirement are met. क्योंकि हमारे पास अगर हम बात करें बनाना, तो बनाना में क्या ज्यादा है जी? पोटाशियम, ठीक है। मिल्क में क्या है? कैल्शियम, ठीक है। और भी है लेकिन हम उसकी बात करें, जितनी भी ग्रीनली आपके लेफी वेजिटेबल है उसमें क्या है जी? आयरन भी है। और हाँ, आयरन फोलिक एसिड हो गया ना, और विटामिन ए भी है इसमें, ठीक है। तो मतलब ये है कि जितनी भी चीजें हम डेली बेस पे ले रहे हैं ना, इसमें ये सारी है। हाँ, आजकल एक और भी प्रॉब्लम है कि अगर ये सारी चीजें मौजूद है तो फिर हमारी कमी पूरी क्यों नहीं होती? इसके 2 मेन रीजन हैं। एक तो ये है कि हम आजकल क्या खा रहे हैं, स्पाइसी फूड ज़्यादा ले रहे हैं। मतलब आपको बिरयानी पसंद है, आपको चिकन कढ़ाई पसंद है, ठीक है, आपको मटन कढ़ाई पसंद है, लेकिन आप दाल, लोबिया, चना, सब्जी, ये चीज़ें इतने शौक से नहीं खाते। हाँ, अगर मजबूर हो जाए तो फिर खा लेते हैं, लेकिन आपकी डाइट में ये सारी चीज़ें हों। दूसरा क्या रीज़न है कि हर चीज़ के अपने एक पकाने का अपना एक मेथड है। अगर आप एग ले रहे हो ना, जिस अंदाज से हम एग पका रहे हैं, तो इसके खाने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। जिस आप चीज़ों को पराई कर रहे हो ना, आप सब्जी ले रहे हो लेकिन पराई करके ले रहे हो, तो उसका कोई फायदा है नहीं, ठीक है। मतलब एक हर चीज़ का अगर एक टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से आप इंक्रीज करोगे तो उसमें जो क्वालिटीज वो तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप उस चीज़ का खाना, सिर्फ इसका मकसद ये है कि आप सिर्फ भूख को खत्म कर रहे हो। दिस इज अ डाइट, दिस इज नॉट अ न्यूट्रिशन, ओके। सो मोस्टली आजकल हम सिर्फ डाइट ही ले रहे हैं, हम न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये कि बिकॉज चिल्ड्रन ग्रो रैपिडली दे रिक्वायर फूड डेट आर हाई इन आयरन सच एज लीन मीट्स। इसमें क्या है? आयरन ज्यादा है। या फिश है हमारे पास, ठीक है, या क्या है, पोल्ट्री एंड आयरन एंड रिच, जितने में हमारे पास आयरन एंड रिच फ्रूट है उसको रहने। एडुकेट्स क्या है? प्रोवाइड्स एज अ क्रूशियल एंड सपोर्ट द स्ट्रांग टीथ। इसमें क्या होता है हमारे पास? कैल्शियम और विटामिन डी, ठीक है। तो कैल्शियम ज्यादा लोगे तो ये आपकी बोन स्टेट जैसे जस्ट लाइक अ बोन, ये भी बोन है तो उसको क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट important micronutrient requirement during the childhood is educate calcium and vitamin D and take. Why? Because बच्चों में बोन्स कितने होते हैं जी? 300
6, 306, कुछ बुक लिख रहे हैं कि 350 है, मोस्ट ऑफ द उसमें है 306, ठीक है। अब ये क्यों, उसमें क्या ज्यादा बोन दी गई है उसमें? फॉर एग्जांपल अगर उसमें ह्यूमरस बोन है तो 5 होते हैं, नहीं होते ना, लेकिन वो फ्यूज नहीं होते आपस में, मतलब उसकी बोन डेवलपमेंट अभी हो रही है, ठीक है। उसका मतलब फ्यूज का मतलब क्या है कि उसमें अभी स्पेस है, टाइम है, या तो वो उसकी जो हाइट है, हाइट क्या डिटरमाइन करते हैं, बोन ना, वो या इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकते हैं। तो उस टाइम आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? कैल्शियम और विटामिन चाहिए, विटामिन डी, ठीक है, क्योंकि उसकी ग्रोथ में हेल्प करवा देते हैं, सही है। बोथ आर नीडेड टू द बेल्ट, क्यों? डेंस बोन्स इन अ स्ट्रॉन्ग स्केलेटन, जो अभी हमने डिस्कस कर दिया। चिल्ड्रन हु डू नॉट कंज्यूम एडुकेट विटामिन डी शुड बी गिवन अ सप्लीमेंट अब द 10 माइक्रोग्राम से लेकर 400 तक इंटरनेशनल यूनिट पर डे। अगर बेबी को नहीं मिल रही तो आप उसको सप्लीमेंट्री दे सकते, आजकल नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि देख, पहले आप लोग जब नहाते थे ना, मैं भी आप लोग उस ग्रुप में भी आते हो, तो दूर नदियों वगैरह में जाके वहाँ पे नहाते थे, कमीज और उतार के आप नहाते थे ना। आजकल तो सारे वॉशरूम के अंदर ही नहा लेते, मतलब आपकी जो सन रेस है वो आप ही नहीं पड़ सकते, ठीक है। पुराने ज़माने में जो फीमेल है वो ज़्यादा काम घर से बाहर करते थे, ठीक है, इवन के कपड़े भी नदी के किनारे पे जाके वहाँ पे धो लेते थे धूप में। आजकल तो वो भी घर से बाहर नहीं निकलती। तो मतलब ये है कि हमारा एक्सपोजर ही नहीं हो रहा, जो नेचुरल वे है उसको हमारा एक्सपोजर ही नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो विटामिन डी है और कैल्शियम की कमी आ जाएंगी बॉडी में। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आप फिर उसके लिए सप्लीमेंट लेने हैं, सही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी वो सप्लीमेंट ऐसी मिल रही है जिसका कोई फ़ायदा है ही नहीं, सही है। ये फूड फॉर द यंग चिल्ड्रन, ये मुख्तलिफ फूड्स हैं, ठीक है, सही है। ये मुख्तलिफ फूड है, ये सारे फूड उसको देने हैं। अच्छा, अब एडोलेसेंट न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। अब इस दोनों को देखो ना, इस पिक्चर का क्या मतलब है कि इन दोनों में से कौन खूबसूरत है? हाँ, क्या मतलब है? हाँ, बैलेंस डाइट है। देखिए इसके साथ क्या है, अंगूर है, ऑरेंज है, बनाना है, मतलब ये सारे, तो इसकी सेहत देख ना कितने स्मार्ट हैं। और ये देख फास्ट फूड खा रहे हैं, ठीक है, कौन सा बर्गर उसको कहते हैं? जिंगर, जिंगर बर्गर, ठीक है। तो आप इसके माशाल्लाह देख वेट, सही है, कितनी मोटी है। तो ये दोनों, ये डाइट्स की वजह से, मतलब ये है ना कि आपकी जो डाइट है ना, ये ऑटोमेटिकली आपके हेल्थ के ऊपर इसका इफेक्ट है, सही है। अच्छा, एडोलेसेंट न्यूट्रिशन में क्या है? WHO defined the adolescent nutrition as a, ठीक है, WHO define adolescence क्या है? एज अ यंग पीपल बिटवीन 10 से लेकर 19 ईयर ऑफ एज, इसको हम क्या कहते हैं? एडोलेसेंट्स। कौन से एज को? 10 से लेकर 19 तक, ठीक है। इट इज द टाइम of the foundation's biological, emotional, social, cognitive change during which a child develop into the an adult। ये ऐसा स्टेज है ना जिसमें ज्यादा आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल चेंजेस हो, ठीक है, बायोलॉजिकल चेंजेस अगर हम फीमेल की बात करें तो अलग होंगे, अगर हम मेल की बात करेंगे तो अलग होंगे। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअलिटी को एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आज अपलोड हो जाएंगे तो फिर आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें वो कंसेप्ट है कि बायोलॉजिकल कौन सी चेंजेस आते हैं इसमें। इसके अलावा इमोशनल चेंजेस, सोशल, कॉग्निटिव चेंजेस, ये सारी जो है ना मोस्टली इस एज में आते हैं। तो इसीलिए इस एज में डाइट जो है ना, डाइट्स इसकी ज़्यादा मतलब आपको ज़रूरत होगी। हेल्थी बैलेंस डाइट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जिंगर बर्गर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। बायोलॉजिकल एडोलेसेंट इज द टाइम ऑफ द लाइफ व्हेन देयर इज ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, ठीक है। जैसे बायोलॉजिकल चेंजेस है ना, मेच्योरिटी आ जाते हैं ना, मिनार्ची, फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता है फीमेल में, ठीक है। मेल में भी प्यूबर्टी आ जाते हैं, उसकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड ग्रोथ एंड इंक्रीज इन अ मेटाबॉलिक रेट,
ठीक है, मेटाबॉलिक रेट इसमें क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ग्रोथ की अगर हम बात करें, ग्रोथ स्पोर्ट स्टार्ट लेटर इन द बॉयज देन द गर्ल्स एंड हैज अ हायर पीक क्या है, वेलोसिटी देन इन गर्ल्स। ये क्या कह रहे हैं कि ग्रोथ स्पोर्ट स्टार्ट लेटर इन बॉयज देन गर्ल्स, लेटर इन बॉय देन गर्ल। सबसे ज्यादा ग्रोथ फीमेल में स्टार्ट होते हैं ना, फीमेल देखो ज्यादा जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं एज कंपेयर टू मेल, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें। लेकिन फीमेल एक स्टेज पे पहुंच के रुक जाते हैं और मेल फिर इस स्टेज से आगे भी जो है ना उसकी ग्रोथ होते हैं, वेलोसिटी पीक ऑफ वेलोसिटी की अगर बात करें। ठीक है, क्लियर। ग्रोइंग बॉयज गेन क्या करें, प्रोफेशनली मोर मसल मास देन फैट्स एंड मोर लेस लीन बॉडी मास एज अ कंपेयर टू द गर्ल्स। ठीक है, अगर हम मास मसल की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग मसल किसके होते हैं, लेकिन फैट्स किसमें ज्यादा बनते हैं, फीमेल में। ठीक है, तो सारे मोटिया मोटिया जो होते हैं, जो आपने पिक्चर में अभी देख लिया, सही है। अमाउंट्स ऑफ लीनर ग्रोथ्स एंड वेट गेन कैन बी क्या है, ग्रेटली अफेक्टेड बाय द एनर्जी एंड टेक इन एनर्जी एक्सपेंडिचर। क्योंकि मेल एनर्जी नो डाउट कि ज्यादा भी लेते हैं, लेकिन मेल एनर्जी ज्यादा मतलब यूज भी करते हैं, फीमेल एनर्जी लेते हैं लेकिन यूज ही नहीं करते, सही है। वो भी अगर ये आपस में झगड़े वगैरह नहीं करते, आप यकीन करें सारी कम्युनिटी फिर वो सारी मोटे होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत एनर्जी फिर भी लॉस करते हैं, सही है। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द एडोलेसेंट शुड मीट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। आप जो एडोलेसेंट में आप दे रही है ना न्यूट्रिशन, ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको मीट करनी चाहिए, मतलब इसको पूरी करनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि प्रोवाइड द नेसेसरी न्यूट्रिएंट टू मीट द डिमांड ऑफ द फिजिकल कॉग्निटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब आपने वो न्यूट्रिशन लेनी है जो उसके फिजिकल ग्रोथ और उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंस हो। ठीक है, अपनी सिर्फ डाइट नहीं देने, लेकिन इस टाइम पे सबसे ज्यादा अनहेल्थी डाइट लेते हैं। आप दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं ना, होटल वगैरह, सबसे ज्यादा बाहर खाना आप इस एज में लेते हो ना, इस एज में खाते हो ना, आज जिसका प्रोग्राम है, कल इसका पार्टी है, ठीक है, और फिर वहां पे आप क्या खाते हैं, हेल्थी फूड खाते हैं होटल में, सही है। फिर क्या है, प्रोवाइड एडुकेट्स क्या स्टोर्स फॉर इलनेस और प्रेगनेंसी, और प्रिवेंट एडल्ट ऑनसेट ऑफ डिजीज रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन, फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, डायबिटीज है, ओस्टियोपोरोसिस वगैरह, कैंसर। तो इसको ऐसी डाइट देनी चाहिए जो ये डिजीज को क्या करे, एज में प्रिवेंट करे, मतलब इसको एनहांस ना करे, सही है। ऐसी डाइट देनी चाहिए जो प्रेगनेंसी और इलनेस के टाइम पे उसके लिए फिर इफेक्टिव हो। एनकरेज हेल्थी ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। ईटिंग हैबिट और लाइफस्टाइल दो अलग बातें हैं। ईटिंग हैबिट क्या है, स्टाइल। ईटिंग हैबिट क्या होनी चाहिए, टाइम पे खाना और फ्रीक्वेंसी का भी ख्याल रखना और अमाउंट का भी ख्याल रखना। और लाइफस्टाइल क्या है, एटलीस्ट एक्सरसाइज कर रहना, सही है। आप ये टेबल है रिकमेंडेड डाइटरी अराउंड जो आरडीआई के हमने बात की, सेलेक्टेड न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग द एडोलेसेंट। एडोलेसेंट की बात हो रही है कि आपने एनर्जी के लिए कितने, ये फीमेल की बात हो रही है और ये मेल की बात हो रही है। ठीक है, एनर्जी के लिए अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेने तो कितने लेने हैं, 2200। ठीक है, 11 to 14 ईयर है और ये 15 to 18 ईयर है, 22 है। फीमेल में, मेल में देख, मेल में अगर चाइल्डहुड है, इन चाइल्ड में ज्यादा चाहिए और उससे फिर ज्यादा चाहिए एडोलेसेंट्स में। क्यों, क्योंकि ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं ना, एडोलेसेंट में ज्यादा एनर्जी यूज होते हैं, ज्यादा काम करते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर आप प्रोटीन की बात करें तो फीमेल में कितनी चाहिए और मेल में कितनी चाहिए, आयरन, ठीक है, इसी तरह कैल्शियम, जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, फोलिक एसिड। तो इसको अपने खुद से याद करने, क्योंकि इसमें याद करने की कुछ है नहीं। देख, आयरन फीमेल में ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू मेल। क्यों, क्यों ज्यादा चाहिए, हालांकि फीमेल के ब्लड कितने हैं, तकरीबन 4 to 5 लीटर है, मेल में 5 to 6 लीटर है ऑलमोस्ट। तो फीमेल में आयरन क्यों ज्यादा चाहिए, मेरे ख्याल में मेल में ज्यादा होनी चाहिए, या नहीं है जी, आपको भी पता नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, मेंसेस, तो उसमें ऑलरेडी लॉस होते हैं ना, तो इसीलिए उसको ज्यादा चाहिए, सही है।
कैल्शियम इक्वल चाहिए। अब जिंक मेल में ज्यादा चाहिए। विटामिन ए, विटामिन ए बेसिक कौन से ऐसे ऑर्गन है जिसके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? आइस के लिए, ठीक है। विटामिन डी सेम चाहिए, ठीक है। विटामिन सी, हाँ, सेम चाहिए। विटामिन फोलिक एसिड, हाँ, फीमेल में कम है एज कंपेयर टू मेल, इसलिए उसको फिर ज्यादा देना चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इट वाज द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। आज हमने डिस्कस कर लिया, शॉर्टली मैं समराइज कर देता हूं कि हमने न्यूट्रिशन कंसिडरेशन की बात की अबाउट द इन्फेंट, अबाउट द चाइल्ड और एडोलेसेंट। हमने उस डाइट की बात की जो हम इन्फेंसी में देते हैं। हमने डिफरेंट स्टेजेस की बात की कि मतलब न्यू नेट क्या है, इन्फेंट क्या है, टॉडलर क्या है, प्री स्कूल क्या है, स्कूल क्या है, स्कूल चाइल्ड क्या है, एडोलेसेंट क्या है, और फिर हमने उसकी डाइट कंसल्टेशन की बात की कि कौन कौन सी डाइट उसको देनी चाहिए। हमने बेस्ट ऑप्शन ऑफ द फीडिंग की भी बात की कि हमारे पास कौन से है। So it was the complete presentation about the nutrition considerations of infancy. So if you have any questions, you can ask me. And thank you so much for listening me and watching me. Thank you so much.